ठीक है। अच्छा, वो जो मैंने उस वक्त एक बात की थी कि जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन जो है इसको आप लोग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ना लें, तो वो मैंने गलत बात की हुई है। ठीक है ना। जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन एंड परपेचुअल यूनियन जो है ना, हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है ना। यो उस वक्त मैंने जो बात की थी कि आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उस वक्त मैं गलत था। ये मैं भी आपको बता रहा हूँ कि जो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन एंड परपेचुअल यूनियन जो है ये हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद फिर इनकी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, ये कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया 1787, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। इसमें हाँ, ये जो दूसरी, ये हमारी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी, वो यही है अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन जो है ना, ये परपेचुअल यूनियन, ये हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, वो है ये जो द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी आई थी द कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया 1787 में। ठीक है ना। तो ये हमारी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये अब क्या कहते हैं, याद रखें कि वो है क्या कहते हैं, मतलब वो सब मैंने जो बात कही थी वो मैंने गलत बोली हुई है। ठीक है, ये वाली बात ठीक है। ओके सर। ठीक है ना। ये मैंने से रिकॉर्ड भी कर लिया कि ऐसा ना हो कि फिर बाद में कोई वो हो। 1 मिनट ज़रा सब्र मुझे दें। अच्छा, अब ये शुरू करते हैं कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया 1787, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये तो जो था क्या कहते हैं इसको, अच्छा अब इसकी है ना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ठीक है। सिग्निफिकेंस एक इससे भी है कि अच्छा, इसको कहते हैं कि ग्रेटेस्ट कन्वेंशन ऑफ ऑल टाइम। तकरीबन 55 डेलीगेट्स इसमें आए थे। ठीक है। ऑल लीडिंग मैन ऑफ द टाइम फ्रॉम ऑल स्टेट्स, गवर्नर्स, चीफ, जॉर्ज वाशिंगटन वाज इन चेयर, held in the same building where a declaration of independence was had been in 1776। ठीक है। अच्छा, इस कन्वेंशन का जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि मतलब जिन लोगों ने, वो सारे लोग जिन लोगों ने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़े हुए थे, ठीक है, गवर्नर्स रहे हुए थे, ठीक है, और डिफरेंट जो है ना बहुत ज़्यादा जो क्या कहते हैं मतलब उन लोगों के मतलब उन लोगों ने एक पार्ट प्ले किया हुआ था। ठीक है ना। वो सारे जो है ना इस कन्वेंशन ऑफ फिलाडेल्फिया में आए थे, उन लोगों ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम बनाया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। ठीक है ना। अच्छा चलो, ये जो शुरू से जो हम लोग देखो, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हम लोग आए ना, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से ही हम लोग ये कह सकते हैं कि पहले आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के तहत जो है सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने बनाए, उसकी हुकूमत हुई है। ठीक है। उसके बाद उसमें जो है ना ये सारी, ये इनकी पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी जो कि इन लोगों ने इवन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के साथ साइमल्टेनियसली इन लोगों ने इसको फ्रेम करके रेक्टिफाई किया था 1781 तक। और आफ्टर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1786 1787 तक इन जो अमेरिका में जो हुकूमत हो रही थी, जो जिस किस्म की भी जो गवर्नमेंट थी ना, वो अंडर द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन और परपेचुअल यूनियन के तहत हो रही थी, और इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। और इसमें ये सारे जो थे ना ये डिफेक्ट्स थे। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, और ये जो डिफेक्ट्स की वजह से इन लोगों को ये एहसास हुआ है कि हमें एक जो है ना न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अब कांग्रेस ने इन लोगों को ये कहा था कि आप लोग ऐसा करें कि एक कन्वेंशन या एक कमेटी वगैरह बनाए, ठीक है, जहाँ पे आप लोग जाके ये डिस्कस करें कि कैसे इन आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन, ये जो ऑलरेडी जो हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, इसमें क्या अमेंडमेंट्स लाई जाए ना, कि हम लोग इसको क्या कहते हैं मतलब एक अच्छी हुकूमत हमारे पास आ सके। ठीक है। तो इन लोगों ने पहले कहीं पे एक जगह पे जो है ना वो किया, क्या कहते हैं, एक कमेटी वगैरह बुलवाई है। ठीक है ना। लेकिन वो कमेटी वगैरह जो है ना वो फेल हो गई। वहाँ पे मतलब 3-4 स्टेट से डेलीगेट्स गए हैं, बाकी किसी डेलीगेट वहाँ पे गए ही नहीं है। मतलब इन लोगों का वही जो था ना, इस चीज में मजाक मिली होती इसको।
लेकिन फिर वहाँ पे जो कमेटी जो सिर्फ 3-4 स्टेट्स के डेलीगेट्स गए हुए थे, उन लोगों ने एक और कन्वेंशन जो है ना वो बुलवाया था और एक और कमेटी बनवाई थी। उन लोगों ने कहा था कि मतलब ये कमेटी जो है ना ये फिलाडेल्फिया में होगी, ठीक है, और सारे लोग मतलब जो जो भी है ना वहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो फिर एज अ रिजल्ट जो है ना, पहले तो इनकी जो इनिशियल वो थी जो कोशिश थी वो तो फेल हो गई थी, लेकिन वहाँ पे जाके कमेटी ने ये प्रपोज किया था कि हम लोग एक और कमेटी बुलवाते हैं जो कि फिलाडेल्फिया में मिलेगी, ठीक है ना। तो अब ये जो कमेटी थी ना, इस कॉल पे सारे लोग जो थे, जितने भी उस वक्त के जो लीडिंग मैन थे और इनको बहुत माना जाता था, ठीक है, वो लोग हैं ना इस कन्वेंशन के लिए आए हैं। अब कांग्रेस ने इन लोगों को ये कहा हुआ था कि आप जब वहां पे जाएंगे ना तो आपने आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को क्या करना है, आपने उसको अमेंड करना है, ठीक है ना, और उसमें चेंजेस लेकर आने हैं। लेकिन जब ये लोग वहां पे गए हैं तो इन लोगों ने आपस में जो है ना डिस्कशन के बाद इन लोगों को ये एहसास हुआ है कि यार ये जो आर्टिकल्स हैं ना इनकी अमेंडमेंट हो ही नहीं सकती है, मतलब इसमें इतने मसले हैं इसमें हम कितनी अमेंडमेंट्स करें, ठीक है ना। तो इन लोगों ने, कांग्रेस ने इन लोगों को नहीं कहा हुआ था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने खुद ही अपने तहत ही जो है ना क्या कहते हैं एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो है ना वो शुरू कर दी थी, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये इसका थोड़ा वो बैकग्राउंड में आपको दे देता हूँ। अब जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कन्वेंशन जो थे वो ये थे, ठीक है, to discuss commercial problems, to revise the Articles of Confederation and to amend for the better working of the Union, ठीक है ना। कमर्शियल प्रॉब्लम्स को इन लोगों ने उसमें टैकल करना था, ठीक है ना, और आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को रिवाइज करना, अमेंड करना था। ऑब्जेक्टिव्स ये थे कन्वेंशन के। However, the convention found the articles beyond repair and went beyond the prerogatives given to them by the Congress, started to frame a new constitution, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे जो ये जो लोग मौजूद थे ना, ये बहुत ज्यादा मतलब कोई गवर्नर रहा हुआ था, जॉर्ज वॉशिंगटन जो था वो कॉन्टिनेंटल आर्मी का चीफ रहा हुआ था, मतलब वो लोग खुद ही इतने वो थे, क्या कहते हैं, मतलब अपने आप को काबिल समझते थे और काबिल थे भी। थॉमस जेफरसन और पता नहीं किसके बहुत ही आला मयार के जो लोग थे ना उस वक्त के, वो सारे वहां पे मौजूद थे। तो जब वो लोग वहां पे गए, उन लोगों ने क्या है कि कांग्रेस ने तो इन लोगों को ये कहा था कि आप इसको अमेंड करें, ठीक है, लेकिन ये जब वहां पे गए तो इन लोगों ने जब वो सारी चीज को देखा तो इन लोगों ने आपस में ये डिसाइड किया कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, to produce a document accepted to all sections of the society who are socially, economically, religiously different from each other. अब इन लोगों को जो फिर उसके बाद जब नई कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाने लगी है ना, तो इन लोगों का फिर ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि हम एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं कि मतलब अमेरिकन सोसाइटी में डिफरेंट किस्म के लोग हैं, सोशली भी डिफरेंट है, इकोनॉमिकली भी डिफरेंट है, रिलीजियसली भी डिफरेंट है ना, कि ऐसी एक डॉक्यूमेंट बनाए जो कि सबको एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। तो अब इसमें है ना हम कुछ पढ़ते हैं उसके बारे में कि मतलब ड्यूरिंग दिस कन्वेंशन हुआ क्या था, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस कन्वेंशन, अच्छा इसमें एक चीज जो है ना क्या कहते हैं हम लोग पहले अगर पढ़ लें तो मुझे लगता है, अच्छा चलो पहले ये पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको ये क्या कहते हैं फेड्स और एंटी फेड्स की तरफ भी फिर आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, प्रोसीडिंग्स ऑफ द कन्वेंशन, ठीक है। Framing the constitution was entrusted to a committee which examined the various plans suggested by the representative of member states before finding a compromise which was accepted by the convention as a constitution, ठीक है। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो फ्रेम करना था ना, इसके लिए इन लोगों ने एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है। कमेटी का ये काम था कि इसके सामने डिफरेंट प्लान्स आएंगे, ठीक है, वो डिफरेंट प्लान्स को है ना वो उसको चेक करेगी कि ये प्लान ज्यादा बेहतर है कि दूसरा प्लान ज्यादा बेहतर है कि तीसरा प्लान ज्यादा बेहतर है। लेकिन आखिर में ऐसा हुआ कि इन लोगों ने 2-3 प्लान्स को मिक्स अप करके एक कॉम्प्रोमाइज बनाया, जिसको हम मुझे लगता है कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, जो कि हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उस कॉम्प्रोमाइज पे ये लोग जब आए थे, मतलब कुछ बातें इन लोगों ने एक प्लान से उठाई हैं, कुछ बातें इन लोगों ने दूसरे प्लान से उठाई हैं, वो इसलिए कि जो हम लोग इन लोगों ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी जो कि सबको क्या कहते हैं एक्सेप्टेबल हो, ठीक है ना। इसलिए इन लोगों ने कुछ बातें एक प्लान से उठाई, कुछ बातें किसी और प्लान से उठाई और उनको मिक्सअप करके और एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म दे के उसको है ना कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें जो है ना, अभी ये जो फेड्स और एंटी फेड्स, अभी इसके ऊपर इतना मत सोचें, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो एक था वर्जीनिया प्लान और एक था न्यू जर्सी प्लान, ठीक है ना। अब फेड्स और एंटी फेड्स की तरफ मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। अब इसमें जो मसला था ना, जो मेन मसला था, ये आप लोगों ने थोड़ा डिटेल में पढ़ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। जो मेन मसले थे वो ये था
कि एक कुछ स्टेट्स जो थी वो चाहती थी कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, कुछ चाहती थी कि हमारे पास वीक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कुछ कुछ स्टेट्स ये चाहती थी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो हमारी लोअर हाउस में और अपर हाउस में, ठीक है, कुछ ये चाहती थी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो लोअर हाउस में भी और अपर हाउस में भी, ठीक है। अच्छा, इनके ऊपर फिर जो इनकी एक जो मेन मसला था वो था जो स्लेव्स का जो मैटर था कि हमने स्लेवरी को एबॉलिश करना है कि नहीं करना है, ठीक है, हमने स्लेव्स को अपनी पॉपुलेशन में काउंट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल नॉर्थ वर्सेस एग्रारियन साउथ, जो आपका ज्यादातर जो नॉर्थ जो था ना वो क्या कहते हैं कैपिटलिस्ट था या कमर्शियलिस्ट था, ठीक है ना, वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह होती थी, ठीक है, कॉमर्स वगैरह और ट्रेड वगैरह इसके ऊपर। और जो आपकी जो साउथ की तरफ जो आपकी स्टेट्स थी ना वो एग्रारियन थी, मतलब वो जो डिपेंड करती थी, उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो एग्रीकल्चर के थ्रू होता था, ठीक है। फिर इसमें जो दूसरी बात थी वो एलीट वर्सेस कॉमनर्स की थी, मतलब जो इंडस्ट्रियल जो नॉर्थ वाले जो लोग थे ना और जो कैपिटलिस्ट थे या कमर्शियलिस्ट थे वो अपने आप को एलीट समझते थे, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये भी थी कि कॉमनर्स जो थे, ठीक है, मतलब साउथ में भी एलीट लोग होते थे लेकिन मतलब फिर कॉमनर्स जो थे मतलब जो आम लोग थे, ठीक है, उनकी कितने इंडिविजुअल राइट्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, स्टेट कंसर्न्स वर्सेस बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। अब स्टेट कंसर्न्स और बिल ऑफ राइट्स में था, बिल ऑफ राइट्स हम कहते हैं कि जो इंडिविजुअल जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है, और स्टेट कंसर्न्स के मतलब स्टेट के पास किस किस्म के राइट्स होने चाहिए। अब इस हो सकता है तुम लोगों को इस बात की समझ ना आई हो तो मैं तुम लोगों को फिर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जो स्टेट्स जो थी ना वो असल में हो गई थी डिवाइड, ये 13 स्टेट्स जो हो गई थी ना वो आपस में डिवाइड हो गई थी, ठीक है। अब कुछ जो थी ना उनको हम कहते हैं फेडरलिस्ट, कुछ हैं उनको हम कहते हैं एंटी फेडरलिस्ट, ठीक है। ये जो फेडरलिस्ट स्टेट्स थी ना ये वो स्टेट्स थी जो कि बड़ी स्टेट्स थी, ठीक है ना, जो कि इंडस्ट्रियल नॉर्थ, ठीक है, जो कि जिनके पास लैंड बहुत ज्यादा था, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और जो कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते थे, ठीक है ना, तो उनको हम कहते हैं फेडरलिस्ट, ठीक है। ये लोग स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए चाहते थे ना कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा फायदे जो है ना वो अपने आप को दे सकें, ठीक है। और इस ये वो लोग हैं जो कमर्शियलिस्ट जो है ना क्या कहते हैं जो कि ट्रेड और कॉमर्स और इन ये जो है ना इन जो अपने आप को इलीट समझते थे और ये जानते थे अपने आप को कि मतलब जो रूल करने का जो प्रेरोगेटिव है ना वो हमारे पास ही होना चाहिए, मतलब उनके अंदर एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, इस तरह आप इसको ले लें। अच्छा, दूसरी तरफ जो थे ना एंटी फेडरलिस्ट थे, ठीक है, एंटी फेडरलिस्ट वो इसलिए थे अच्छा, मेन बात ये है ना कि फेडरलिस्ट ये चाहते थे कि ज्यादातर पावर्स जो हो ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, और एंटी फेड्स ये चाहते थे कि ज्यादातर पावर्स जो है ना वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हो, ठीक है। जो एंटी फेड्स थे वो इसलिए बात चाहते थे कि वो कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि कल तो जब स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगी तो मतलब वही बात होगी कि मतलब वो जो स्टेट्स जो है ना उनके उनके ऊपर अपनी बातें मनवा सकेंगे और उनके साथ ज्यादतियां कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो ज्यादातर जो एंटी फेडरलिस्ट जो थे ना ये वो थे जो कि वीक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते थे, इनकी जो कॉलोनी इनकी जो स्टेट होती थी वो थोड़े उनका जो एरिया होता था वो कम होता था, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन कम होती थी और ज्यादातर ये एग्रारियन साउथ वाले थे, ठीक है ना। तो इनके दरमियान जो है ना जो एंटी फेडरलिस्ट और जो फेडरलिस्ट जो है ना इनके दरमियान की एक जंग थी, और जो जंग मैं कहता हूँ कि अभी तक चलती हुई आ रही है, क्योंकि फिर जो है ना इसके बाद जो अब आप और पढ़ेंगे खुद भी पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को थोड़ा अंदाजा होगा फिर जब आप क्या कहते हैं आजकल जो भी मतलब अमेरिकन सोसाइटी जो है और इनकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है तो आज तक जो है ना उसके अंदर कुछ ना कुछ जो है ना इस चीज के मसले मसाइल जो है ना मौजूद है। तो ये बात जरा तुम लोग अभी मुझे कह दो कि मेरी बात ही कुछ समझ आई तो वो कि मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह जो स्टेट्स थी आपस में डिवाइड हुई थी। बड़ी स्टेट्स जो थी और जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते थे, वो लोग ये चाहते थे कि एबॉलिशन ऑफ स्लेव्स हो, क्योंकि ज्यादातर स्लेव्स जो थे ना वो साउथ में पाए जाते थे जो कि एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होते थे, और ये लोग जो थे इन मतलब ये एलिटिस्ट क्लास थी, ठीक है ना, और ये इंडस्ट्रियल नॉर्थ में पाए जाते थे, ठीक है। और इनका ये था कि मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पावर्स है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाए ताकि फिर हम लोग इसको इस तरह मोल्ड कर सकें कि हम लोग अपने आप को ज्यादा से ज्यादा
फायदे दे सकें, ठीक है, सब्सिडीज दे सकें, टैक्सेस हटा सकें, क्या कहते हैं, प्रोडक्शन के ऊपर, इस किस्म की। और जो एंटी फैट्स थे ये वो लोग थे जो कि वीक सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते थे, इनके जो लैंड होता था वो भी कम होता था, मतलब जो छोटी स्टेट्स थी, ठीक है, जो कि छोटी स्टेट्स थी। और क्या कहते हैं मतलब, और यहाँ पे इनका जो मेनली जो काम होता था ना वो ये होता था कि मतलब वो लोग एग्रीकल्चर, मतलब इनको जो मेन बिजनेस था वो एग्रीकल्चर था। और ये लोग ये चाह रहे थे कि ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद बहुत ज़्यादा पावर्स आ जाए तो फिर फेड्स जो होंगे, जो बड़ी स्टेट्स जो होंगी ना, ये हमें मतलब हमें हमारे साथ ज्यादतियाँ करेंगे और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फायदे देंगे, ठीक है। तो ये जो था ना, ये जो मेन जो बातें थी ना, जो फेड्स और एंटी फेड्स के दरमियान की जो है वो ये हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ तक अभी कोई बात समझ ना आई हो तो बोलो। वेरी क्लियर है श्याम भाई, वेरी क्लियर। ठीक है ना, ये जो है ना, अब इसको जरा तुम लोग अभी से अपने दिमाग में रखो। अब इसमें जो वर्जीनिया प्लान है ना, अब तुम लोग जब किताब खोलोगे तो तुम लोगों ने अब वर्जीनिया प्लान के हिसाब से, क्योंकि तुम लोगों को पता है ना फेडरलिस्ट स्टेट है, तो तुम लोग लिख लेना, तुम लोगों को पहले से ही पता होगा कि जब जहाँ पे तो वर्जीनिया एक बड़ी, शायद ये जरा फिर तुम लोग जरा चेक कर लेना, ठीक है ना। अब वर्जीनिया प्लान ये था, अब इस पे अपने कोई पॉइंट्स है, वो वर्जीनिया जी एमन बोले। जी बोले। श्याम भाई ये एमन को बोले ये अपना उसके चैट के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ एमन, आपकी वो आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है, बिल्कुल डिस्टॉर्टेड होती है उसकी आवाज। एमन आप फिर सवाल जो है ना सबक में शायद उसने कर दिया। That India of strong central government has a left पड़ता है। आपकी मुझे बिल्कुल आवाज समझ नहीं आ रही है। That strong central government की केस में south की left सर एक्चुअली मेरे ख्याल में वो साउथ और नॉर्थ इसकी कुछ बात कर रही है। अच्छा ठीक है, सही है। क्या एमन, एमन आप अपना सवाल जो है ना चैट में भेजें, मुझे आपकी सवाल की समझ नहीं आ रही है। ये चीज़ जो है ना थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर इसको यहाँ पे समझ जाते हो ना तो यार बाकी की चीज़ें हम लोगों के लिए आगे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। और फेड्स और एंटी फेड्स से सवाल आता होता है, ठीक है ना। इस बार कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल आया था ये चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर, तो अब फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर कंसेक्यूटिवली दूसरी बार भी सवाल आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन से। तो जो क्या कहते, सॉरी ये हाँ ये चेक्स एंड बैलेंसेस के ऊपर, ठीक है ना। तो जो फेड्स और एंटी फेड्स है ना, इसको बड़ा ठीक ठाक करना है कि अगर सवाल चेक्स एंड बैलेंसेस को भी ठीक ठाक करो, ठीक है, कुछ पता नहीं चलता, एग्जामिनर हो सकता है चीज रिपीट कर दे कंसेक्यूटिवली, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन बारी जो है ना हो सकता है कि फेड्स वर्सेस एंटी फेड्स की हो इस बार 2021 में, ठीक है ना। तो ये जरा तुम लोग देख लेना, क्योंकि या तो इससे या तो फेड्स और एंटी फेड्स से सवाल आएगा, या जो है चेक्स एंड बैलेंसेस से सवाल आता है, या जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो थी उससे सवाल आते हैं ना कि क्या डिफेक्ट्स वगैरह थे उसके अंदर। तो यही सवाल, मैंने तो यही सवाल देखे हुए हैं। तो ये फेड्स और एंटी फेड्स को इस बार तुम लोगों ने बड़ा ठीक ठाक करना है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में साउथ के स्लेव ट्रेड पर क्या असर पड़ता था, उसके अंदर ये असर पड़ता था ना कि जब भी अब हम लोग नीचे जाके पढ़ेंगे भी, उसके अंदर ये पड़ रहा था कि जो, क्योंकि ये लोग तो आपस में, मतलब इन लोगों की तो आपस में इख्तिलाफात थे। तो अभी जो द मैटर ऑफ स्लेव्स, ये देखें मैंने लिखा हुआ है द मैटर ऑफ स्लेव्स, जो इंडस्ट्रियल नॉर्थ जो था ना, वो ये कह रहा था कि मतलब ये जो क्या कहते हैं, आप लोग, हम लोगों ने स्लेवरी को एबॉलिश करना था। और जो एग्रारियन साउथ जो था, वो लोग ये जो क्या कहते हैं, अफ्रीकन अमेरिकन जो होते थे, जो ब्लैक्स जिनको हम कहते हैं, इनको स्लेव ट्रेड की जाती थी, और फिर इन स्लेव्स को यहाँ पे लाया जाता था, और फिर इनको यूज किया जाता था अपने एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है ना। तो क्योंकि इनके तो आपस में पहले से रिफ्ट था, ठीक है, तो वो लोग ये कह रहे थे, मतलब इनको एक किस्म का आप वही कह सकते हैं ना, नुकसान देने के लिए, ठीक है, मतलब अपनी जगह पे तो वो ठीक थे, मतलब वो मोरालिटी की बात कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे, 3/5 कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, वो भी जो है ना, वो भी आप अभी नीचे जो है स्लेव्स की पूरी बात होगी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में साउथ के स्लेव ट्रेड पर क्या असर पड़ रहा था, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ये असर पड़ रहा था कि जब इंडस, ये जो एलिटिस्ट जो थे या नॉर्थ वाले जो थे, ये जब वहाँ पे आ रहे होंगे ना स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट में, तो जाहिर बात है जब स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी उनको कहेगा कि बस हमने स्लेवरी एबॉलिश कर दी है,
ठीक है ना। तो फिर अग्रारियन साउथ जो था फिर उन पे सारा जो है ना उनका मसला हो रहा था। Did this felt that the states were giving up too much power to the new federal government? हाँ यही मसला था ना, वो लोग यही कह रहे थे कि मतलब जो एंटी फेड्स थे ना, क्योंकि ये स्मॉल स्टेट्स थी, इनका जो एरिया था वो भी स्मॉल था, इनकी जो पॉपुलेशन थी वो भी स्मॉल थी ना, तो वो लोग यही चाहते कि स्टेट को ज्यादा से ज्यादा पावर दी जाए कि अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट आए भी ना तो वो स्टेट को उससे कोई नुकसान ना पहुंच सके। ठीक है। और क्योंकि जो अच्छा जो इंडस्ट्रियल नॉर्थ जो थी ना, क्योंकि एलीट क्लास रही हुई थी, तो ये लोग ये भी समझते थे कि जो हुकूमत करने का जो प्रेरोगेटिव है या जो मतलब जो अथॉरिटी जो है ना वो हमारे पास ही होनी चाहिए। ठीक है। तो उनको पता था कि अगर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और इन लोगों की आती है तो फिर ये हमारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादतियां वगैरह करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये जो है ना ये सारा ये सिस्टम चल रहा था, ये फेड्स और एंटी फेड्स की जो लड़ाई थी ना, अभी हम सारा नीचे पढ़ते हैं लेकिन मैं आप लोगों को अभी से थोड़ा समझा देता हूँ कि फिर नीचे जो है ना आप लोगों को इतना मसला ना हो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो वर्जीनिया प्लान जो था ना ये थोड़ा फेड्स वाला था। ठीक है ना, मतलब जो इंडस्ट्रियल नॉर्थ की तरफ से आ रहा था। ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का कह रहे थे, वो कह रहे थे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब फायदे मिले। ठीक है। द मैटर ऑफ स्लेव्स के ऊपर वो लोग ये कह रहे थे कि मतलब स्लेवरी को एबॉलिश करना है, क्योंकि नॉर्थ में इतने स्लेव्स नहीं थे और साउथ में बहुत ज्यादा स्लेव्स थे। ठीक है ना। अपने आप को इलीट समझते थे और जो साउथ वाले जो एग्रीकल्चरल वो कर रहे थे ना उनको कॉमनर समझते थे। और दूसरा जो था स्टेट कंसर्न्स वर्सेस बिल ऑफ राइट्स, ये भी फिर एक नीचे बात है। अच्छा, The anti-federalists were strong in the key states of Massachusetts, New York and Virginia, in North Carolina and Rhode Island. ठीक है। ठीक है ना। तो ये जो है ना ये देखें इसने लिख दिया है मुस्कान ने कि ये जो है ना यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे। तो ये याद रखना जितनी छोटी स्टेट्स थी ना वो ज्यादातर एंटी फेड्स होती, जितनी बड़ी स्टेट्स थी वो फेड्स थी। जहाँ पे भी एग्रीकल्चर जी सर प्रोपोर्शनल वर्सेस इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इन दोनों में फर्क है? हाँ फर्क है ना। इक्वल रिप्रेजेंटेशन तो देखें जिस तरह वो आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन है, मैंने कहा कि वो है क्या कहते हैं कि हर एक को क्या मिल रहा है, एक वोट मिल रहा है। एक वोट। ठीक है। वो इक्वल प्रोपोर्शनल का सर रिप्रेजेंटेशन। क्या मतलब? प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि मतलब आप अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से वोट मिल रहा है। जैसे अगर एक जगह पे जो है ना क्या कहते हैं पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है, एक जगह में 100 बंदे हैं, दूसरी जगह 25 बंदे हैं, तो जो 100 जहाँ पे 100 बंदे हैं ना उनको 3 वोट्स मिल रहे हैं, जहाँ पे 25 बंदे वहाँ पे उनको 1 वोट मिल रहा है। ठीक है। तो ये वो वाली बात है। तो वो कह रहे थे कि अगर हमारी एक तो पॉपुलेशन भी कम है, ठीक है, तो फिर इन लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। ठीक है। अभी हम कनेक्टिकट कंप्रोमाइज में पढ़ेंगे, लेकिन मेन बात जब आप लोग अभी पढ़ोगे ना तो वर्जीनिया प्लान के नीचे इसके सारे पॉइंट्स लिखने हैं और न्यू जर्सी प्लान के नीचे जो है ना न्यू जर्सी के जो जितने पॉइंट्स थे ना वो लिखने हैं। ठीक है। तो अब वर्जीनिया प्लान को उठा के और न्यू जर्सी प्लान को उठा के नहीं है, इन लोगों ने कनेक्टिकट वालों ने मुझे लगता है कि एक कॉम्प्रोमाइज की फॉर्म इस सारी चीजों को दे दी थी। ठीक है ना। उसको कहा जाता है कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज, और जो कि फिर मुझे लगता है कमेटी ने जो अप्रूव किया था। ठीक है ना। मुझे लगता है इस कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज इसलिए शायद कहते हैं क्योंकि मुझे लगता है इसकी जो एक साथ इसको कंबाइन करके इस एक पॉइंट इसका दूसरा पॉइंट इसका, ठीक है ना, ये मुझे लगता है कनेक्टिकट वालों ने किया था। तो अब इसका ये देख लो कि ये इसकी बहुत सारी फिर बीच में भी डिटेल है। ठीक है। कि जेफरसन का बीच में क्या रोल था थोड़ा बहुत, कि उसने जो है क्या कहते हैं उसको कहते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से कहा जाता है। ठीक है। ये सारी प्रोसीडिंग्स जो हुई थी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसमें हुई थी, क्या कहते हैं सीक्रेसी में हुई थी, और बहुत बार ऐसे पॉइंट्स आए थे कि जहाँ पे ये जो कन्वेंशन जो चल रहा था ना इसके टूटने का खतरा होता था, लेकिन फिर जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन और ये जो बाकी जो सारे लोग हैं ना ये सिचुएशन को पैसिफाई करके जो है ना और काम करके फिर ये इसको नए सिरे से कह रहे थे कि अब हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अब हम लोगों ने नई कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बना के ही निकलना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कैलिबर के लोग थे। अब वो लोग अपने ऊपर ही मतलब इतना बड़ा फेलियर भी नहीं ले सकते कि हम लोग इधर आए हैं, हम लोगों ने अमेंडमेंट छोड़ के एक नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू की और हम लोग वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएंगे। तो बहुत ज्यादा कहीं पे इसको क्या कहते हैं इस कन्वेंशन को ब्रेक भी खत्म हो रही थी। मतलब ये लोग कुछ ना कुछ करके इन लोग है ना फिर ये कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज इन लोगों ने एक डॉक्यूमेंट इनके सामने आ गया। ठीक है। अब ये देखो कि कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज ने क्या कहा था। अब कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज में ये कहा था कि ये असल में टोटल जो था 23 फंडामेंटल रेजोल्यूशंस वर गिवन अ शेप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। ये तकरीबन 23 फंडामेंटल रेजोल्यूशंस है जिनको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म, एक कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म दे दी गई थी। ठीक है। अ कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट एंड नॉट सुप्रीम।
ठीक है। कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट का मतलब ये है ना कि और नॉट सुप्रीम, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स भी थी उसके पास थी, लेकिन अब ये नहीं था कि मतलब सारी की सारी पावर्स स्टेट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दी जा रही थी, ठीक है ना। और ऐसा नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से सारी पावर लेके स्टेट को दी जा रही थी। मतलब एक कोऑर्डिनेट गवर्नमेंट जो थी ना वो लेके आई जा रही थी कि जहाँ पे हर किसी के पास अपनी पावर्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी इतनी पावर हो कि वो सारी जो जितनी भी स्टेट्स हैं उनको एक साथ लेके चल सके, और स्टेट के पास भी इतनी पावर हो कि मतलब उसके अंदर वो इंटरवीन ना कर सके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस तरह इंटरवीन ना कर सके, ठीक है। मतलब जहाँ पे मतलब स्टेट का होना चाहिए ना कि वहाँ पे उसके पास वो पावर होनी चाहिए, वहाँ पे वो इंटरवीन ना कर सके, ठीक है। अच्छा, सेनेट ऑन इक्वल, अच्छा 3 ट्रेडिशनल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट विद अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, मतलब आपकी एक एग्जीक्यूटिव होगा, आपका लेजिस्लेचर होगा, आपका नेशनल जुडिशरी होगी, ठीक है, विद अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर मतलब आपका एक लोअर हाउस होना है और दूसरा आपका क्या होना है, एक सेनेट होना है, ठीक है। 10 मिनट्स लेफ्ट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना सेनेट ऑन इक्वल, अच्छा फिर जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन का जो मामला था, उन्होंने कहा था कि सेनेट जो है ना वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन में होगी, ठीक है। हर एक स्टेट को जो है ना एक वोट दिया जाएगा सेनेट पे, लेकिन जो लोअर हाउस है ना उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनल वर्सेस इक्वल रिप्रेजेंटेशन का जो किस्सा है ना वो तो इन लोगों ने इस तरह क्लियर किया है, ठीक है ना, कि सेनेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो कि अपर हाउस है, और जो लोअर हाउस है ना उसमें वो लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर एक था 3/5 कॉम्प्रोमाइज, जो पॉपुलेशन का जो था कि पॉपुलेशन को हमने गिनना किस तरह, ठीक है। तो उसमें इनका मसला आ गया था स्लेव्स के ऊपर, ठीक है। स्लेव्स के ऊपर ये मसला आ रहा था कि जो इंडस्ट्रियल नॉर्थ जो था वो ये कह रहा था कि हम लोगों ने जो आप लोग जो हैं उसको एबॉलिश करें, स्लेवरी को एबॉलिश करें, ठीक है ना। और जो वो है क्या कहते हैं, मतलब फिर हम इनको काउंट करेंगे, ठीक है। और वो लोग जो एंटी फैट्स जो थे वो लोग ये नहीं चाह रहे थे कि हम लोग स्लेवरी को जो है ना एबॉलिश करें। तो फिर उसके बाद वो लोग इस कॉम्प्रोमाइज में आए हैं, ठीक है ना। और वो लोग ये भी चाह रहे थे कि जो स्लेव्स की जितनी भी पॉपुलेशन है ना उसको काउंट भी की जाए, ठीक है। तो उसके बाद उन लोगों ने एक 3/5 कॉम्प्रोमाइज इसे कहा जाता है, जो कि मॉरली एक बहुत ज्यादा गलत चीज भी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा था कि एक स्टेट में जितनी जो 3/5 पॉपुलेशन है स्लेव्स की, अफ्रीकन अमेरिकन की, उनको काउंट किया जाएगा। जो सारी की सारी पॉपुलेशन जो है स्लेव्स की ना उनको नहीं काउंट किया जाएगा। मैं सिर्फ स्लेव्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन होते थे, जो कि स्लेव ट्रेड के थ्रू आए होते थे और वहां पे स्लेव्स होते थे, ठीक है ना। तो उन लोगों ने ये कहा था कि 3/5 पॉपुलेशन ऑफ द स्लेव्स इज गोइंग टू बी काउंटेड, ठीक है ना। इससे ज्यादा जो है ना वो नहीं किया जाएगा, उनको काउंट नहीं किया जाएगा पर स्टेट, ठीक है। अच्छा, कॉमर्स एंड ट्रेड जो है ना वो सेंटर के पास आ गया था, ठीक है ना। उसको रेगुलेट करना और सारी उसको फॉरेन इंटर कॉलोनी इंटर स्टेट जो जितनी भी जो वो थी क्या कहते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स था, वो सेंटर के पास उसकी पावर आ गई थी। और स्लेवरी जो है थी ना उसके लिए एक डेट रख दी गई थी कि 1808 तक जो है ना इस सबको हमने क्या कहना है, स्लेवरी जो है ना परमिटेड टिल 1808, मतलब 1808 के बाद जो स्लेवरी है ना उसके ऊपर बैन लग जाएगा। तो ये जो है ना वर्जीनिया प्लान एक आया था, ठीक है। एक एंटीफेट ये न्यू जर्सी प्लान आया था। इसके बाद जो है ना कनेक्टिकट वालों ने कॉम्प्रोमाइज बना के कमेटी के सामने पेश किया, ठीक है। और वो जो है ना इन लोगों ने जो कमेटी है, अभी स्टेट्स ने रेक्टिफाई नहीं किया हुआ था इसको, कमेटी जो है ना उसने इसको अप्रूव किया था। ओह अच्छा, फिर ये जो है फिर अच्छा इसका फिर एक अच्छा यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? जी सर, समझ आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब ये याद रखो कि इसका जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस है ना उसकी भी एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है, ठीक है। लंबी कहानी इस तरह है कि इन लोगों ने कहा था कि मतलब तकरीबन 9 स्टेट्स ने, अच्छा 4 मिनट रह गए, चलो इस बात यहाँ पे खत्म करते, फिर ये नीचे वाला जो है ना फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट, फिर ये सारी शुरू करते हैं, कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत तो तुम लोगों को समझ आ ही गया। और रेक्टिफिकेशन मुझे लगता है मुझसे मैंने तुम क्योंकि जरा कहानी थी तो मुझे लगता है इसमें मैंने नहीं क्या कहते हैं नहीं लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन वो जब तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, उसकी फिर रेक्टिफिकेशन की ये कहानी थी कि रेक्टिफिकेशन, अच्छा इसमें जो थे जो एंटीफेड्स थे ना, एंटीफेड्स थे कि फेडरलिस्ट थे, अच्छा बस ऑल इन ऑल ये था ना कि 13 में से 19 कॉलोनीज ने है ना रेक्टिफाई करना था कॉन्स्टिट्यूशन को। अगर के 13 में से 9
स्टेट्स इसको क्या कहते हैं रेक्टिफाई कर देते हैं ना, तो फिर 13 की 13 कॉलोनीज के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं ये इसने बस इस कॉन्स्टिट्यूशन ने लागू हो जाना था, ठीक है ना। तो उसके फिर अपनी एक कहानी है। एंटी फेड्स जो थे ना उस वक्त क्या कहते हैं कुछ स्टेट्स जो थी वो इसके साथ रेडी नहीं थी, मतलब जो फेडरलिस्ट थे कि अब ये देखो मैं इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना तो मैं पता नहीं है, लेकिन तुम लोग जरा इस चीज को पढ़ लेना, ठीक है ना। तुम लोगों ने जो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो है ना इसका देखो ऑब्जेक्टिव्स का तुम लोगों को पता होना चाहिए, ये बैकग्राउंड तुम लोगों को पता होना चाहिए कि उन लोगों ने सिर्फ जाके अमेंडमेंट करनी थी, लेकिन उन्होंने जाके नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू हो गए, ठीक है। फिर प्रोसीडिंग्स ऑफ द कन्वेंशन में तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि वर्जीनिया प्लान क्या था, उसके नीचे उसके जो 4-5 पॉइंट थे वो लिख लेना, ठीक है, नोट्स मेकिंग का बता रहा हूँ। न्यू जर्सी प्लान क्या था, ठीक है, उसके नीचे 3-4 पॉइंट्स उसके लिख लेना कि न्यू जर्सी प्लान क्या था, ठीक है। फिर तुम लोगों ने कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज के नीचे जो 4-5 बातें ना ये लिख लेनी है, ठीक है। और उसके बाद जो रेक्टिफिकेशन तो थोड़ा बहुत प्रोसेस हुआ था ना कि तुम बस जो रेक्टिफिकेशन का एक थोड़ा बहुत जो प्रोसेस था कि एंटी फेड्स ने उस वक्त फिर क्या किया इसको रोकने के लिए, और फेडरलिस्ट ने उस वक्त क्या किए इसको क्या कहते हैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो वो थोड़ा तुम लोगों को पता होना चाहिए। और आगे कि मतलब पहले इसने किया, दूसरा पहले इसने किया था, पहले 5-6 जो स्टेट्स थी ना उन लोगों ने तो जल्दी जल्दी कर लिया था, फिर आखिर में 7वीं और 8वीं ने भी कर लिया था, फिर 9वीं जो स्टेट थी ना उसका मसला था। तो फिर उन लोगों ने ये कंडीशन लगाई थी कि बिल ऑफ राइट्स जो है ना वो आप लोग अगर इसमें ऐड करते हैं तो फिर हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है। तो तब तक फिर वो बिल ऑफ वो भी हो गया। तो बाय 1791 द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड फिर उसके बाद एंड 10 अमेंडमेंट्स, ठीक है। तो 1791 तक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो सब कुछ रेक्टिफाई हो कि मतलब उसमें आ गई थी। तो अब ये लेस देन अ मिनट रह गया, फिर अब कोई दूसरा वो बनाओ, क्या कहते हैं, अगर ब्रेक लेते हो तो ब्रेक भी ले लो, ठीक है। चलो तो अभी बना लो, देख लो सब, अगर मैं फिर ग्रुप में आप लोगों को मैसेज करता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ।